वेलकम टू एक्सप्लोरिंग इंडियन विल्डरनेस। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज हम लेके आए हैं एक नई कहानी आपके पास भारत के जंगलों से। पीपल पानी का आदमखोर। इस तथ्य के अलावा कि वह पहाड़ियों की तलहटी में गहरी खाई में पैदा हुआ था और 3 लोगों के परिवार का एक सदस्य था, मुझे उसके शुरुआती इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह लगभग 1 वर्ष का था जब 1 नवंबर की सुबह एक चीतल की आवाज से आकर्षित होकर मैंने पीपल पानी नामक छोटी सी नदी के रेतीले टीले में उसके पैरों के निशान देखे। पहले तो मैंने सोचा कि वह अपनी माँ की देखभाल से भटक गया है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए और जंगल के खेल के रास्तों पर उसके एकल पद चिन्ह दिखाई देने लगे, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रजनन के मौसम का निकट आना उसके अकेले होने का एक पर्याप्त कारण था। एक दिन ईर्ष्या से पहरा दिया जाता है, यदि आवश्यक हो तो माता पिता के जीवन की कीमत पर संरक्षित किया जाता है। और अगले दिन वह सर्दियों में मोर, काकड़, छोटे सुअर और कभी-कभी चीतल की मादा को खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था और जंगल के एक विशालकाय हिस्से में अपना घर बनाता था। उस हिस्से को बिना किसी स्पष्ट कारण के काट दिया गया था और जिसे समय और साही ने खोखला कर दिया था। वहां वह अपने शिकार का अधिकांश भाग लाता था। जब दिन ठंडे होते थे तो पेड़ की चिकनी टहनियों पर धूप सेकता था, जहां उससे पहले कई तेंदुए धूप सेक चुके थे। जनवरी के शुरू होने तक मैं शावक को करीब से नहीं देख पाया था। मैं एक शाम बिना किसी निश्चित वस्तु को देखे बाहर था जब मैंने देखा कि एक कौवा जमीन से उड़कर पेड़ की शाखा पर बैठकर अपनी चोंच पोंछ रहा था। जंगल में कौवे, गिद्ध और मैगपाई हमेशा मेरी रुचि रखते हैं और इन पक्षियों की मदद से मैंने भारत और अफ्रीका दोनों में कई शिकार किए हैं। वर्तमान अवसर पर कौवा मुझे एक रात की त्रासदी के दृश्य पर ले गया। एक चीतल को मार दिया गया था और उसका कुछ हिस्सा खा लिया गया था और शायद मेरी तरह ही उस जंगल की ओर आकर्षित होकर सड़क से लगभग 50 गज की दूरी पर गुजर रहे लोगों के एक समूह ने चीतल के अवशेषों को काटकर हटा दिया था। चीतल के बचे हुए हिस्से में केवल हड्डियों के कुछ टुकड़े और थोड़ा जमा हुआ खून था, जिसे कौवे ने हाल ही में अपना भोजन बनाया था। घने आवरण की अनुपस्थिति और सड़क की निकटता ने मुझे आश्वस्त किया कि शिकार के लिए जिम्मेदार जानवर ने शिकार को हटाए जाने को नहीं देखा था और वह समय आने पर वापस आ जाएगा। इसीलिए मैंने बैठने का फैसला किया और कांटों की अनुमति के अनुसार बेर के पेड़ पर खुद को जितना आरामदायक महसूस हो सके उतना आराम से बैठा। अगर आप शिकार पर बैठने के बहुचर्चित विषय की नैतिकता पर मुझसे असहमत हैं, तो मैं आपसे कोई माफी नहीं मांगता। शिकार से जुड़ी मेरी कुछ सबसे सुखद यादें सूर्यास्त से पहले के 1 या 2 घंटों से जुड़ी हैं, जो मैंने पेड़ पर प्राकृतिक शिकार के लिए बिताए हैं, जिसमें वह समय भी शामिल है जब पीतल के तार से बने मजल लोडर से लैस होकर मैं एक तेंदुए द्वारा मारे गए लंगूर के ऊपर बैठा था ताकि बैरल फटने से बच सके। और कुछ दिन पहले जब मैंने अपने घुटनों पर सबसे आधुनिक राइफल रखकर एक बाघिन और उसके 2 बड़े बच्चों को सांबर हिरण खाते हुए देखा था और ट्रॉफी ना जीत पाने के कारण खुद को कमतर नहीं समझा था। सच है, इस अवसर पर मेरे नीचे कोई शिकार नहीं है, लेकिन दिए गए कारण से, जिससे गोली लगने की किसी संभावना पर असर नहीं पड़ेगा, जंगल के लोगों को दिलचस्पी देने वाली गंध खून से लथपथ जमीन में भरपूर मात्रा में है। जैसा कि उस भूरे मूंछ वाले बूढ़े सुअर को देखा जा सकता है जो पिछले 10 मिनट से चुपचाप इधर-उधर घूम रहा है।
और जो खून से सनी हवा की रेखा में आते ही अचानक अकड़कर सावधान हो जाता है। उसका थूथन ऊंचा उठा हुआ है और उसी तरह काम कर रहा है जैसे केवल एक सूअर ही कर सकता है। यह उससे कहीं अधिक बताता है जितना मैं जमीन से बटोरने में सक्षम था, जिस पर कोई निशान नहीं दिख रहा था। उसके पहुंचने का तरीका थोड़ी दाईं ओर और हवा में वापस आना, और फिर थोड़ा बाईं ओर और फिर हवा में वापस आना, प्रत्येक पैंतरेबाजी उसे कुछ गज के करीब लाती है। यह दर्शाता है कि चीतल को बाघ ने मार डाला था। एक बार फिर यह सुनिश्चित करने के बाद कि खाने लायक कुछ भी बचा नहीं है, वह अंत में तेजी से भागता है और दृष्टि से ओझल हो जाता है। अब दो चीतल जिनके सींग मखमली है दिखाई देते हैं, और इस तथ्य से कि वे हवा के साथ नीचे की ओर आ रहे हैं और सीधे खून से लथपथ जगह की ओर बढ़ रहे हैं, यह स्पष्ट है कि वे रात भर हुई त्रासदी के गवाह थे। बारी बारी से जमीन को सूंघते हुए या हर मांसपेशी को तुरंत उड़ान भरने के लिए तना हुआ रखते हुए वे अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करते हैं और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस लौट जाते हैं। जिज्ञासा केवल मनुष्य का एकाधिकार नहीं है। इसमें लिप्त होने से कई जानवरों का जीवन छोटा हो जाता है। एक कुत्ता छाया पर भौंकने के लिए बरामदे से निकलता है। एक हिरण झुंड से निकलकर घास के उस गुच्छे की जांच करता है जिसे हवा नहीं हिला रही है, और प्रतीक्षा कर रहे तेंदुए को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सूरज सर्दियों की रेखा के करीब पहुंच रहा है। तभी सामने की ओर एक हलचल ध्यान आकर्षित करती है। एक जानवर झाड़ियों के एक ओर पर दो झाड़ियों के बीच एक छेद को पार कर गया है, जो मेरे पेड़ से 30 गज की दूरी पर समाप्त होता है। अब मेरे छोर पर झाड़ियां अलग हो गई हैं और बाहर खुले में बिना दाएं या बाएं देखे शावक आगे बढ़ता है। वह सीधे उस स्थान पर जाता है जहां उसने शिकार किया था। उसकी उम्मीद की नजर निराशा में बदल जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका चीतल, जो संभवतः कई घंटों तक धैर्यपूर्वक पीछा करने के बाद मारा गया था, चला गया है। हड्डियों के टुकड़े और जमा हुए खून को खारिज कर दिया जाता है और उसकी दिलचस्पी एक पेड़ के तने पर केंद्रित होती है, जिसे हाल ही में कसाई के ब्लॉक के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिस पर मांस के कुछ टुकड़े चिपके हुए हैं। मैं अकेला नहीं था जो इन जंगलों में फायर आर्म्स लेकर जाता था, और अगर शावक को बड़ा होकर बाघ बनना था तो यह जरूरी था कि उसे दिन के उजाले में शिकार के पास लापरवाही से पहुंचने के खतरे के बारे में सिखाया जाए। एक स्कैटर गन और धूल शॉट मेरे उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते थे, लेकिन इस बार राइफल से काम चलाना पड़ेगा। और जैसे ही वह स्टंप को सूंघने के लिए अपना सिर उठाता है, मेरी गोली उसकी नाक से 1 इंच की दूरी पर कठोर लकड़ी में जा धंसती है। उसके बाद के वर्षों में केवल एक बार शावक ने वह सबक भूला। अगली सर्दियों में मैंने उसे कई बार देखा। उसके कान अब इतने बड़े नहीं दिखते थे और उसने अपने छोटे बालों को बदलकर गहरे लाल रंग का कोट पहन लिया था, जिसमें स्पष्ट धारियां थी। खोखला पेड़ अपने असली मालिकों को दे दिया गया था। एक जोड़ा तेंदुआ तलहटी के किनारे
झाड़ियों की एक मोटी पट्टी में नया क्वार्टर मिला और युवा सांभर को उसके मेन्यू में शामिल किया गया। अगली सर्दियों में पहाड़ियों से मेरे वार्षिक उतरने पर खेल के रास्तों और पीने के स्थानों पर परिचित पैरों के निशान अब दिखाई नहीं दिए और कई हफ्तों तक मुझे लगा कि शावक अपने पुराने ठिकानों को छोड़कर दूर चला गया है। फिर एक सुबह उसकी अनुपस्थिति का कारण पता चला, क्योंकि उसके पैरों के निशानों के साथ-साथ उस साथी के छोटे और अधिक लंबे निशान भी थे, जिसे वह खोजने गया था। मैंने बाघ को सिर्फ एक बार देखा था, क्योंकि शावक अब बाघ बन चुका था। मैं भोर से पहले एक सराव को पकड़ने के लिए बाहर गया था, जो तलहटी में बैठा रहता था, और एक अग्निपथ से लौटते समय मेरा ध्यान एक गिद्ध पर गया, जो 1 साल के पेड़ की मृत शाखा पर बैठा था। To be continued. Stay tuned for the second part. Thank you.